सालार जब सज्जल को तैमूर पाशा पे इस तरह चीखते चिल्लाते देखता है तो पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आती कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अलबत्ता उसे सज्जल पे बहुत गुस्सा आता है कि उसे पता भी है कि अंकल को कुछ ही दिन पहले हार्ट अटैक आया था। इसके बावजूद सज्जल अंकल से इतना रूड होके कैसे बात कर सकती है। बहरहाल जब तक सालार को सूरत हाल समझ आती है तो उसके तो आसान ख़ता हो जाते हैं कि इतनी बड़ी हकीकत और अभी तक छुपी हुई थी। अब वो सज्जल को समझा बुझा के कमरे में लाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि सज्जल, तुम्हें अंकल से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सज्जल कहती है, तुम अभी तक अंकल की साइड ले रहे हो। तुम्हें कुछ एहसास है कि उन्होंने मेरी माँ के साथ क्या किया? मेरी माँ ने इस इंसान की वजह से घुट घुट के ज़िंदगी गुजारी और फिर इस दुनिया से ही चली गई। मैं कभी इस इंसान को माफ़ नहीं कर सकती। सालार सज्जल को याद दिलाता है कि अंकल तो आज भी मेहरुन्निसा आंटी को याद करते हैं और अर्जुमंद आंटी को यही तो गिला है अंकल से कि शादी को इतने साल गुजर गए, वो दोनों साथ ज़रूर रहते हैं, लेकिन अर्जुमंद आंटी ना तो कभी मेहरुन्निसा आंटी की मोहब्बत अंकल के दिल से निकाल पाई हैं और ना ही अपने लिए अंकल के दिल में जगह बना पाई हैं। सज्जल गुस्से से कहती है, सलार इतनी ही मोहब्बत करते थे तो फिर मेरी माँ के साथ धोखा क्यों किया? उन्हें अकेला रोता तड़पता छोड़ के आखिर अर्जुमंद आंटी से शादी क्यों की? क्या कोई जवाब है इनके पास इस बात का? सालार तो सच में लाजवाब हो जाता है। बहरहाल सज्जल सालार से कहती है कि अब मैं मजीद इस घर में नहीं रुक सकती जहाँ मेरी माँ का कातिल रहता है। अभी इसी वक्त हमें घर छोड़ के जाना होगा। सालार सज्जल से कहता है कि इतनी इमरजेंसी में हम कहाँ जाएंगे सज्जल, और अगर हम यूं घर छोड़ के जाएंगे तो अंकल की हालत फिर से बिगड़ सकती है। पहले तो उन्हें पता ही नहीं था कि तुम उनकी औलाद हो। वो तो मेरे ही घर छोड़ के जाने पे कितने परेशान थे कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अब अगर उनकी सगी औलाद घर छोड़ के यूं जाएगी तो सोचो जरा अंकल का क्या बनेगा। जबकि सज्जल कहती है, सलार मुझे अब उस इंसान की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। अगर तुम्हें उनकी इतनी ही परवाह है तो तुम रहो उनके पास, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। सालार कहता है, सज्जल अब तुम कहाँ जाओगी? क्या अपनी माँ के घर जाओगी? तो सज्जल कहती है, सालार मेरी माँ कब्रिस्तान में है। वो औरत मेरी माँ नहीं है। उस औरत ने भी तो मेरे साथ धोखा किया है। और वो रमशा जिसे मैं अपनी बहन समझ के उसकी हर गलती माफ़ करती आई, अब तो जो उसने किया है ये गलती मैं ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकती। सालार सज्जल से कहता है कि मैं तो तुम्हें बहुत पहले से तनबीह कर रहा था कि इस रमशा से दूर रहो। ये तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा हुआ कि उसका असल चेहरा तुम्हारे सामने आ गया। सज्जल तो ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती है और सालार से कहती है कि मेरे साथ आखिर किस्मत ने इतना बुरा क्यों किया? सभी रिश्ते धोखेबाज निकले। अब तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं रहा सालार। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत भी इन तमाम रिश्तों की तरह सिर्फ एक धोखा निकलेगी। सज्जल की इस बात से सालार को ठेस तो बहुत पहुंचती है, लेकिन फिलहाल वो सज्जल को कुछ कह के मजीद उदास परेशान नहीं करना चाहता। वो यहाँ से उठ के अर्जुमंद आंटी के कमरे की तरफ जाता है कि देख तो सकूं कि उनकी क्या हालत है ये सारी सच्चाई जानने के बाद। लेकिन जैसे ही सालार अर्जुमंद के रूम के दरवाजे पे पहुंचता है तो अंदर से आती आवाज़ें सुन के वहीं ठठक के खड़ा हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ अर्जुमंद अपनी दोस्त अफशीन को इस सारे वाक़ये की तफसील बताने के साथ साथ ये भी बता देती है कि मैं बाकी के मामलात तो किसी न किसी तरह से संभाल ही लूँगी, लेकिन अफशीन मुझे असल फ़िक्र तो उस नर्स की वजह से थी। अगर वो ऐसे में तैमूर पाशा के पास आके मेरी हकीकत बता देती है तो तैमूर पाशा मिनट भी नहीं लगाएगा मुझे तलाक देके इस घर से निकाल बाहर करने में। सालार को सारी बात तो समझ नहीं आती, लेकिन अर्जुमंद के लहजे से अंदाज़ा हो जाता है कि कोई बात है जिसकी वजह से अर्जुमंद आंटी काफ़ी फ़िक्रमंद भी हैं और खौफजदा भी। तभी वो कमरे के अंदर दाखिल होता है तो अर्जुमंद दरवाजे पे खटका देख के झट से फ़ोन बंद कर देती है और फिर पीछे मुड़ के देखती है तो कहती है, शुक्र है सालार तुम थे, क्योंकि अर्जुमंद को तो यही खौफ लाहक होता है कि कहीं तैमूर पाशा ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। सालार कहता है, आंटी आप किससे बात कर रही थी और आपको क्या फ़िक्र है? आप काफ़ी परेशान लग रही थी।
अर्जुमंद जांचने की कोशिश करती है कि कहीं सालार ने मेरी कोई बात सुन तो नहीं ली। जब तसल्ली हो जाती है कि सालार ने बात नहीं सुनी तो झूठी सच्ची कहानी बना के सालार के सामने रख देती है कि दरअसल जो कुछ आज घर पे हुआ मैं वही सब अफशीन को बता रही थी। बस अब तो मुझे तुम्हारे अंकल की फिक्र है। डॉक्टर ने तो ख़ास तौर पे ताकीद की थी कि अब उन्हें किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना दिया जाए, लेकिन जो कुछ आज हुआ है मुझे तैमूर पाशा की फिक्र है कि पता नहीं वो ये सब बर्दाश्त कर भी पाएंगे या नहीं। सालार को शक तो होता है कि आनी उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो उन्हें ज़्यादा कुरीदता नहीं है। लेकिन ये दुआ ज़रूर करता है कि अंकल और आनी के रिश्ते में कभी कोई दरार ना आए। दूसरी तरफ सीमी और उसका शौहर नर्स को हॉस्पिटल के बाहर से उठवा लेते हैं और फिर अपने ही घर के एक कमरे में उसे बंद कर देते हैं। सीमी का शौहर तो उस नर्स की खूब पिटाई करता है और उसे कहता है कि अगर आज के बाद तुम अर्जुमन मैम के घर के आसपास भी नजर आई या पाशा सर को कुछ भी बताने की कोशिश की तो याद रखना कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, वरना तुम्हारी वो दुर्गत बनाऊंगा कि ना किसी को पहचान सकोगी ना ही जुबान से कुछ बोल सकोगी। नर्स को समझ आ जाती है कि ये सब किया धरा उस अर्जुमंद का है। बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद जब उसकी बर्दाश्त बिल्कुल ही जवाब दे जाती है तो सीमी और उसके शौहर के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि अल्लाह का वास्ता है मुझे छोड़ दो, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। और फिर उन्हें लालच देते हुए कहती है कि मुझे पता है ये सब करने के लिए अर्जुमन ने तुम लोगों को पैसे दिए हैं, लेकिन मेरे पास अर्जुमन का ऐसा राज है कि अगर तुम लोगों को पता चल जाए तो उससे दुगनी तिगनी रकम तुम लोग हासिल कर सकते हो जितनी अर्जुमन ने तुम दोनों को दी है। अब सीमी और उसका शौहर दोनों ही लालची तबीयत हैं। नर्स की ये बात सुनने के बाद अपने हाथ रोक लेते हैं और उसे कहते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे पास सच में कोई ऐसा राज है? तो नर्स सीमी और उसके शौहर को कहती है, तुम दोनों ही सोचो, अगर मेरे पास कोई ऐसा राज ना होता तो अर्जुमन मेरा मुंह बंद करवाने के लिए तुम दोनों को इतनी बड़ी रकम आखिर क्यों देती? सीमी और उसका शौहर दोनों को ही नर्स की बात काफ़ी माकूल मालूम होती है। तभी उसे कहते हैं कि ठीक है, जल्दी से राज बताओ। नर्स कहती है, मैं तुम दोनों को वो राज बता भी दूं तो एक बात याद रखना कि तैमूर पाशा को तुम दोनों की बात पर कभी यकीन नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता अगर किसी तरह से तुम दोनों मेरी मुलाकात तैमूर पाशा से करवा देते हो तो मैं उसे अपने अल्फाज में ये सारा राज बताऊंगी, जिसके बाद ना सिर्फ उसे यकीन आएगा बल्कि वो मुझे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पे भी देगा। और मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ कि उस रकम के 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा मेरे पास और बाकी दोनों तुम्हारे पास। यूं बिलाखिर नर्स तैमूर पाशा तक पहुँच ही जाती है और इस अर्जुमंद के 25 साल पुराने गुनाह जब तैमूर पाशा को बताती है तो तैमूर पाशा, जो मेहरुन्निसा की डायरी पढ़ने के बाद गौर फिक्र में था कि आखिर मेहरुन्निसा के दिल में मेरे खिलाफ इतनी बदगुमानी क्यों और कैसे आई, अब नर्स की बात सुनने के बाद तमाम राज उस पे आश्कार हो जाते हैं और इस अर्जुमंद से तो इस कदर शदीद नफ़रत होती है कि दिल तो उसका चाहता है अभी और इसी वक्त इस अर्जुमंद को घर से निकाल बाहर करूं, लेकिन यूं नहीं। तैमूर पाशा अपने वकील को कॉल करता है और फ़ौरन तलाक़नामा लिखवाने का कहता है, जिसके बाद वकील तलाक़नामा लेके जब घर आता है तो अर्जुमंद हैरान होती है कि तैमूर पाशा ने वकील को क्यों बुलवाया है। उसे तो ये फ़िक्र लाहक होती है कि कहीं तैमूर पाशा इमोशनल होके इस मेहरुन्निसा की बेटी सज्जल को मनाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी या फिर शेयर्स का कुछ हिस्सा उसके नाम ना लगा दे। अर्जुमन सोचती है, मुझे फ़ौरन वहाँ पहुँच के तैमूर पाशा को इस बेवकूफ़ी से रोकना होगा, वरना मेरे पास क्या आएगा। मैंने तो तैमूर पाशा से शादी ही उसकी दौलत की वजह से की थी। जैसे ही तैमूर पाशा के पास जाती है तो तैमूर पाशा कहता है कि आओ अर्जुमन, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। इसी दौरान में बाकी घर के अफराद भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर तैमूर पाशा उस नर्स को सामने लाके अर्जुमन से कहता है कि इसे पहचानती हो, ये कौन है। नर्स को देख के तो अर्जुमन के हाथ पांव फूलने लगते हैं, जुबान लड़खड़ाने लगती है और तैमूर पाशा से कहती है कि ये औरत पता नहीं कौन है, काफ़ी अरसे से मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैंने इसकी डिमांड पूरी नहीं की, अब पता नहीं इसने आपको मेरे खिलाफ कौन सी झूठी सच्ची कहानी बताई होगी। तैमूर पाशा अर्जुमन को हाथ के इशारे से अपनी बकवास बंद करने का कहता है और वो तलाकनामा उसके मुंह पे दे मारता है
कि तुमने जितने झूठ बोलने थे, जितनी साजिशें करनी थी, अब उनका दी एंड हो चुका है। अभी और इसी वक्त इस घर से दफ़ा हो जाओ। तुम जब इस घर में आई थी तो खाली हाथ आई थी और मैं चाहता हूँ कि इस घर से तुम खाली हाथ जाओ। हाँ, ये तलाकनामा तुम्हारे साथ जाएगा। दूसरी तरफ लगता यही है नाजरीन के रमशा अपनी मौत खुद ही मरने वाली है, क्योंकि उसने अपनी माँ से पहले ही कह रखा था कि अगर मुझे उस घर से निकाला गया तो मैं ये गुर्बत की ज़िंदगी दोबारा गुजारना पसंद नहीं करूँगी, फिर इस घर में मेरी लाश ही आएगी। तो नाजरीन क्या लगता है, क्या ड्रामे के एंड में रमशा मर जाएगी या फिर जेल की सलाखों के पीछे होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।